हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज की क्लास। कल की क्लास में हमने स्टार्ट की थी हमारी न्यू बुक विच इज सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। साथ ही साथ कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि कोशिका विज्ञान व आनुवंशिक की इस बुक के अंदर हम किन किन टॉपिक्स को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले आज जो आपके सामने मैं लेकर आई हूँ वो है सेल का इंट्रोडक्शन। बेसिकली सेल की खोज किसने की थी, कहाँ की थी, ये सब कल की क्लास में हम देख चुके हैं। आज ये मेरे पीछे जो आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं, आई होप कि आप भी इसको इसी तरीके से समझेंगे, साथ ही साथ पढ़ेंगे। और जब आप कॉपी में आपके नोट्स मेंटेन करेंगे तो वहां भी आप इसको इसी तरह आरेख चित्र के रूप में या फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप इसको याद करेंगे। उससे क्या होगा, उससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये बहुत ज्यादा हैक्टिक भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा कि भाई इतनी सारी चीजें हम एक साथ कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट से इस चार्ट के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ कि जब भी हम किसी कोशिका की बात करते हैं, हम किसी सेल की बात करते हैं, तो बेसिकली सेल जो है वो इन सारी चीजों से मिलकर बनी हुई रचना है। देख रहे हैं आप, ये सेल है और ये सेल को फर्दर डिवाइड किया हुआ है। कैसे डिवाइड किया हुआ है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर ली हमने कोशिका की। कोई भी जो कोशिका होती है उसके बेसिक दो पार्ट्स होते हैं, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य। समझते जाएंगे साथ के साथ। कोशिका कला का मतलब होता है कोई भी जो सेल है उसकी जो बाहर की तरफ जो बाउंड्री उपस्थित है, यानी कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की उपस्थित होती है ताकि उसको किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये बाहर जाके या फिर बाहरी जो वातावरण है उससे ये मिक्सअप ना हो पाए। बेसिकली ये एक बाउंड्री क्रिएट करने का कार्य करती है, सुरक्षात्मक आवरण है ये। ठीक है, मेम्ब्रेन एंड देन कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब मेम्ब्रेन को तो आप छोड़ दीजिए, मेम्ब्रेन क्या है, बेसिकली इसका कार्य क्या है, सुरक्षा देना। सेकेंड हम आ जाते हैं कोशिका द्रव्य यानी कि सेल साइटोप्लाज्म। देखिए, अब सेल के अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। अब ये ऑर्गेनल्स हैं तो इनको स्टेबल रहने के लिए इनको एक लिक्विड मीडियम चाहिए होता है, तरल माध्यम चाहिए होता है। तो सेल के अंदर जो तरल माध्यम होता है उसे हम कहते हैं सेल साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, सेल का साइटोप्लाज्म, अर्थात कोशिका का तरल द्रव्य या कोशिका का द्रव्य, जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य एंड न्यूक्लियस। किसी भी सेल के अंदर दो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक तो होता है उसका कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक। ठीक है, अच्छा केंद्रक क्यों जरूरी है, केंद्रक इसलिए जरूरी है क्योंकि केंद्रक के बेसिस पे ही तो आप कोशिका कहेंगे ना। जैसे ये मान लीजिए कोई कोशिका है, ये हो गया इसका केंद्रक और ये हो गया इसके अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य। अब ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ये सब कहाँ उपस्थित होंगे, इस कोशिका द्रव्य में उपस्थित होंगे। केंद्रक अपने आप में एक अंग है किसका, कोशिका का। अच्छा, केंद्रक हमेशा कोशिका में ही उपस्थित होगा, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली अलग से होगा, नहीं, कोशिका के अंदर ही होगा। लेकिन ये कोशिका के अंदर उपस्थित महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, पूरा कोशिका द्रव्य अलग और केंद्रक अलग, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कोशिका द्रव्य पे। तो कोशिका द्रव्य की यदि हम बात कर ले तो कोशिका द्रव्य इन इन चीजों से मिलकर बना होता है। किन किन चीजों से, पहला है आद्य पदार्थ हाइलोप्लाज्म। ठीक है, इंग्लिश हिंदी की दोनों की टर्म्स मैंने लिख दी है क्योंकि कुछ बच्चे हैं हमारी क्लास में अभी आए हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है एंड आई नो कि वो लोग इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी में भी लिखा है साथ ही साथ इंग्लिश में भी लिखा है। आद्य पदार्थ का मतलब होता है कुछ ऐसा मटेरियल जो इसको बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं है। आद्य पदार्थ मतलब सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कोशिका द्रव्य को बनाने के लिए बेसिकली चाहिए। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य पदार्थ। अब ये कोशिका द्रव्य जो पदार्थ होते हैं, कोशिका द्रव्य पदार्थ यानी कि वे पदार्थ जो कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित है। तो जैसे ही हम ये बोले आपके ब्रेन में क्लियर हो जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, कोशिकांगों की बात हो रही है। तो जो कोशिका द्रव्य पदार्थ है उन्हें भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कोशिकांग और मेटाप्लास्ट। अब ये क्या होता है इसे बाद में देखेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कोशिका द्रव्य पदार्थ समझ गए आप। नेक्स्ट है केंद्रक कला। अच्छा, आप कहेंगे कि मैम केंद्रक तो आपने कहा कि अलग से होता है, तो एक बात बताइए बेटा, ये सेल है, ठीक है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन है, ये जो कवरिंग है, ये तो इस साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। समझे या नहीं समझे, देखिए ये कोई भी सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि केंद्रक कला किसका भाग है, कोशिका द्रव्य का। कैसे, अरे भाई ये केंद्रक कला तो इसी को टच कर रही है ना, कोशिका द्रव्य को ही तो टच कर रही है, यानी कि कहाँ प्रेजेंट है, ये कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट है। ठीक है, तो केंद्रक कला किसका भाग है, कोशिका द्रव्य का। देन बस, ठीक है, अब बात कर लेते हैं केंद्रक की। केंद्रक किस किस से मिलकर बना होता है, केंद्रक द्रव्य। देखिए कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में अंतर है। जो द्रव्य कोशिका के अंदर उपस्थित है कोशिका द्रव्य, जो द्रव्य ओनली केंद्रक के अंदर उपस्थित है केंद्रक द्रव्य।
इंग्लिश में कहते हैं उसको न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब प्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तरल पदार्थ, द्रव्य पदार्थ, और क्योंकि वो न्यूक्लियस में उपस्थित है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्रोमैटिन नेटवर्क। आपको पता है कि जो भी आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो क्रोमैटिन नेटवर्क के रूप में हो, क्रोमोसोम के रूप में हो, डीएनए हो, आरएनए हो, व्हाटएवर, कुछ भी पढ़ लीजिए आप, वो सब प्रेजेंट कहाँ होता है, वो सब प्रेजेंट होता है केंद्रक में, ठीक है। तो क्रोमैटिन नेटवर्क इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ केंद्रक, केंद्रक का ही पार्ट है वो। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। अब ये जो केंद्रक है इसके अंदर एक छोटी सी रचना और होती है विच इज नोन एज न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, ठीक है। केंद्रक का ही छोटा पार्ट है इसलिए इसको नाम दे दिया हमने केंद्रिका, ठीक है। तो केंद्रिकाएं या केंद्रिका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम कोशिका द्रव्य जो पदार्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका द्रव्य पदार्थ दो भागों से मिलकर बना होता है, कोशिकांग एंड मेटाप्लास्ट। तो कोशिकांग क्या होते हैं? वे कौन कौन से कोशिकांग हैं जो कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं? देखिए, कोशिकांग यानी कि कोशिका के वे अंग जो कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। कौन कौन से अंग हैं? सबसे पहला है अंतःप्रद्वयी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश हिंदी दोनों ही टर्म्स होने चाहिए भाई आपकी टिप पे, क्योंकि ये वो पार्ट है जो आगे फर्दर आप पढ़ते ही रहेंगे। कहीं भी जाएंगे, किसी भी बॉटनी में चले जाइए, जूलॉजी में चले जाइए, या बॉटनी जूलॉजी की किसी भी ब्रांच में चले जाइए, ठीक है। ये सब चीजें आपको इंग्लिश हिंदी में दोनों में ही मेरे हिसाब से आपको पता होनी चाहिए। तो अंतःप्रद्वयी जालिका को इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला सेल ऑर्गेनल। सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का अनदर नेम क्या होता है? यहाँ पे साथ ही साथ आप उसे भी क्लियर कर लेंगे, जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप इसका अन्य नाम भी मेंशन करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, क्यों होता है, क्या होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे। इन सारे सेल ऑर्गेनल्स के हम इंडिविजुअल चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, हिंदी में इसको गोल्गी काय भी कह देते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं, या गोल्गी बॉडी भी कह देते हैं, तीनों इसी के नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स। देन लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होती हैं? लाइसोसोम होती है सुसाइडल बैग्स, क्या होती हैं? आत्मघाती थैलियां होती हैं, इनका अन्य नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, एंड एक और होता है भाई अंग, कौन सा? राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम भी एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, इसे भी लिखेंगे आप, राइबोसोम एंड प्लास्टिड्स, ठीक है। सेंट्रोसोम, राइबोसोम एंड प्लास्टिड। सेंट्रोसोम्स को हिंदी में कहते हैं तारक काय, या तारक काय ही कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, जितना मेरे को हिंदी का पता है, ठीक है। सेंट्रोसोम, तारक काय, राइबोसोम एंड प्लास्टिड्स, ठीक है। तो ये हो गए आपके सभी सेल ऑर्गेनल। अब बात कर लेते हैं ये मेटाप्लास्ट क्या है। देखिए, कोशिकांग के अलावा कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं जो पाई जाती हैं कोशिका द्रव्य के अंदर। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी, और ना ही आप इनके ऊपर स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़ेंगे, बट फिर भी कोशिका द्रव्य के अंदर ये उपस्थित होती हैं। तो एक बार इनको हम देख लेते हैं, ताकि जब हम कोशिका पढ़ें तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि मैम ये जो छोटी छोटी रचनाएं हैं ये क्या है। तो वो जो छोटी छोटी रचनाएं होती है जिनकी इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, बेसिकली इंपॉर्टेंस होती तो हम उन्हें कोशिकांग में ही पढ़ लेते, ठीक है। तो वो है धानिया यानी कि वैक्यूल्स, छोटी छोटी ऐसी सूक्ष्म रचनाएं होती हैं, उनको कहते हैं वैक्यूल्स। क्रिस्टल्स छोटे छोटे समूह के रूप में उपस्थित होते हैं, और कुछ अन्य पार्टिकल्स, कुछ अन्य पदार्थ जिनकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये हो गया कोशिका के बारे में पूरी जानकारी कि कोशिका बेसिकली किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कोशिका के प्रकार। जो बच्चे जिस चीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल? फटाफट से अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। हमने देख लिया कि कोशिका किन किन अंगों से, किन किन पदार्थों से बेसिकली मिलकर बनी होती है। तो उसके बेसिस पे हमने कोशिकाओं के दो प्रकार बताए हैं। देखिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि सेल्स के जो टाइप होते हैं बेसिकली वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बताते हैं कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जी नहीं, जब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं, तो कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, जूलॉजी के अंदर जब भी आप कोई भी ऐसा शब्द पढ़ते हैं जिसके आगे लगा है प्रो या फिर आगे लगा है यू, ठीक है, ये प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, हिंदी में कहते हैं आप इसको। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि जो चीज सबसे पहले मिली, जिसके बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुई, तो वो प्रिमिटिव है, प्राचीन है, पहली है, पूर्व है, कुछ भी करेंगे आप।
ठीक है, तो इसको कहा हमने प्रोकैरियोटिक। अच्छा, प्रो का मतलब समझ गए मैम, कैरियोट क्या होता है? कैरियोट का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कि जब आप पढ़ रहे हैं केंद्रक के बारे में। किसके बारे में? केंद्रक के बारे में। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है प्रो और कैरियोट। ठीक है, तो ये जो कैरियोट वर्ड है इसका मतलब होता है अबाउट न्यूक्लियस। ठीक है, अबाउट न्यूक्लियस। और प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव। कोई भी चीज जो पुरानी है या जो सबसे पहले मिली थी, जिसके बारे में सबसे पहले जानकारी मिली, वो प्रिमिटिव हो गई। ठीक है, प्राचीन हो गई। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब जो सबसे पहले कोशिका प्राप्त हुई थी, जिसके बारे में सबसे पहले पता लगाया गया था, तो वो हो गई प्रोकैरियोटिक। और यू का मतलब होता है एडवांस। साइंस के अंदर जब भी आप ये शब्द देखते हैं ना यू, इसका अर्थ होता है कि एडवांस। एडवांस किससे? किससे एडवांस? इससे एडवांस। तो जब कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोटिक से एडवांस है, अलग है, भिन्न है, तो उसे आप कह देंगे यूकैरियोटिक। ये आपको पता होना चाहिए। बच्चे आगे आगे तक पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है। तो प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और कैरियोट का मतलब है अबाउट न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की रचना कैसी होती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम इसके डिस्क्रिप्शन पे। कंपैरिजन बेसिकली इस तरीके से आपको करना है, इसलिए मैंने क्लियरली लिख दिया है। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए नॉलेजेबल है ये चीज। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी कोशिका का हम आकार देखते हैं। आकार का मतलब साइज, कितनी साइज है उसकी। तो यदि आप बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल का आकार होता है लगभग 0.1 म्यू से 0.25 म्यू एम तक। ठीक है, ये बहुत ही छोटा आकार है जो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, अब 0.25 म्यू एम तक है तो प्रोकैरियोटिक सेल, और यदि 5 म्यू एम से सो ऑन का मतलब है, आगे चले जाइए आप और बड़ी कर लीजिए, तो वो हो गई आपकी यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं संगठन। संगठन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, कि किस प्रकार से संगठित है, किस प्रकार से मिलकर बना है। तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज प्रिमिटिव है, पुरानी है, तो दैट मीन्स उसमें किस प्रकार का संगठन होगा? सरल प्रकार का। और इसमें जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स टाइप का। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जितने भी कोशिकाएं होंगे वो इस वाली कोशिका में यानी कि यूकैरियोटिक सेल में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से बाइंड होंगे, जबकि इसमें इजीली बाइंड होंगे। अवेलेबल भी होंगे या नहीं वो भी अभी हम देखेंगे। अच्छा, थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो केंद्रक होता है, क्योंकि हमने इसको कैटेगराइज इस बेसिस पे किया है केंद्रक की जो है रचना या केंद्रक का जो है प्रकार, तो इसमें जो केंद्रक होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो ये जो कोशिका है इसके अंदर जो केंद्रक होता है उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, अपनी पहचान होती है। तो यदि प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें कभी भी सुगठित केंद्रक नहीं पाया जाएगा। यदि सुगठित केंद्रक है दैट मीन्स वो सेल यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आप रिकॉग्नाइजेशन कर रहे हैं, आप पहचान कर रहे हैं। कैरियोटिक का मतलब ही क्या है? रचना। किसकी रचना? केंद्रक की रचना। तो यदि केंद्रक की रचना सरल प्रकार की, आप सरल कैसे कहेंगे आप कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें जो केंद्रक होता है वो धागे नुमा रचना में इस तरीके से मिलता है। कैसे मिलता है? इस तरीके से धागे नुमा रचना में मिलता है, और उस धागे नुमा रचना को कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। केंद्रक नहीं कहते उसको। केंद्रक कब कहेंगे? जब वो एक विशिष्ट पहचान, जो उसकी पहचान है, एक अलग से इंडिविजुअल फॉर्म में मिल रहा है तो हम उसे केंद्रक कहेंगे। लेकिन यदि वो धागे नुमा रचना में मिल रहा है तो उसे केंद्रक ना कह के एक अन्य नाम दे दिया, केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड। हिंदी में कहते हैं इसको केंद्रकाभ, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोइड। केंद्रकाभ का मतलब कि आभास करा रहा है कि केंद्रक है, बट एग्जैक्टली है नहीं, क्योंकि होता तो उसकी अपनी फॉर्मेशन होती। तो इस धागे नुमा रचना को कहते हैं न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट है कोशिकांग। अच्छा, चलिए, केंद्रक यहाँ पे कैसा होगा? सुगठित का मतलब है कि अच्छे से इस्टेब्लिश होगा, वेल इस्टेब्लिश होगा। और वेल इस्टेब्लिश कैसे होगा? अभी अभी आप पढ़ के चुके हैं कि यदि वेल इस्टेब्लिश केंद्रक है तो इसका मतलब केंद्रक के बाहर मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि वो इसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करेगी। मेम्ब्रेन होगी और उसका न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोलस होगी। बेसिकली केंद्रक के सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो सब अवेलेबल होंगे। तो उसको हमने कह दिया सुगठित प्रकार का केंद्रक। यदि है तो वो हो गई यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट आ जाते हैं कोशिकांग पे। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते ही नहीं है। ठीक है, अब यदि प्रोकैरियोटिक सेल में ये हो ही जाते तो ये सेल भी यूकैरियोटिक ही बन जाती।
भाई सारी चीजें यदि आप सेम कर दोगे तो फिर इनको अलग अलग कैटेगरी में रखने का मतलब ही क्या है, अलग अलग कैटेगरी है, दैट मीन्स इसके पास किसी चीज की कमी है और इसके पास वो चीज अच्छी मात्रा में है, अच्छे से अवेलेबल है। तो ये वो आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं जो इसके पास होते ही नहीं है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतः प्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रियोल्स आदि, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अब बात कर लें यदि आप यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में ये सभी प्रकार के कोशिकांग न केवल उपस्थित होते हैं, साथ ही साथ सुगठित होते हैं, सुविकसित होते हैं, साथ ही साथ क्रियाशील होते हैं। अब आप कहेंगे मैडम क्रियाशील, हाँ जी, क्रियाशील का मतलब ये है कि कोशिका के अंदर ये चीज अवेलेबल है तो यूं ही थोड़ी अवेलेबल होगी, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होगी। आपके पास इतने सारे ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, अंबार है, ह्यूमन बीइंग के पास में ऑर्गेनल्स का अंबार है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। यदि मैं आपके पार्ट, बॉडी पार्ट से हार्ट को सेपरेट कर दूं, लिवर को कर दूं, किडनी को, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। उसी प्रकार से ये कोशिका में उपस्थित जो कोशिकांग है, इन सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो यूकैरियोटिक के अंदर जो कोशिकांग होते हैं वे सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, सुविकसित होते हैं, साथ ही साथ क्रियाशील होते हैं अर्थात एक्टिवेट होते हैं, किसी न किसी कार्य को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, डीएनए एंड आरएनए। अच्छा, इस पे आ जाते हैं। पहले ये केवल दो इसमें उपस्थित होते हैं, राइबोसोम्स एंड मीजोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स एंड मीजोसोम्स, ये दो वो कोशिकांग हैं जो इसमें उपस्थित होते हैं, उसके अलावा कोई भी कोशिकांग इसमें उपस्थित नहीं होते। अब बात कर ले यदि हम, नेक्स्ट है जो कैटेगरी का बेसिस, वो है डीएनए और आरएनए। तो इसमें जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो रेखीय प्रकार के होते हैं। रेखीय का मतलब होता है एक लाइन के फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में, ठीक है। जबकि आपने डीएनए के बारे में बचपन से पढ़ा है, डीएनए कैसी स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स, द्विकुंडलित रचना है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार का डीएनए इसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है लीनियर डीएनए, सॉरी रेखीय डीएनए, रेखीय प्रकार का एक रेखा के रूप में पाया जाता है। जबकि इसमें जो डीएनए होता है वो कुंडलित, कुंडलित भी आप समझते हैं, द्विकुंडलित, दो प्रकार से कुंडलन करता है, ठीक है, डबल हेलिक्स होता है। तो इसमें जो डीएनए और जो आरएनए होते हैं वो द्विकुंडलित या कुंडलित रचना में होते हैं। डीएनए की बात कर रहे हैं तो द्विकुंडलित, आरएनए की बात कर रहे हैं तो कुंडलित और द्विकुंडलित, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है वो किसमें उपस्थित होगी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका उपस्थित होगी बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है। किसमें उपस्थित होगी, जीवाणुओं में तथा ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है। अगर बात कर ले हम यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक कोशिका उपस्थित होगी प्रोटोजोअन्स। सबसे पहले मैंने प्रोटोजोअन्स इसीलिए लिखा है क्योंकि सबसे पहला जो मेंबर आप पढ़ते हैं प्रोटोजोन से ही स्टार्ट करते हैं। आप जब किंगडम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो प्रोटोजोन से ही बेसिकली हम स्टार्टअप करते हैं। तो प्रोटोजोन से लेके एल्गी, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की ही सेल यूकैरियोटिक होती है। तो यू कैन नॉट से कि जो प्लांट होती है मैम वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और जो एनिमल होते हैं वो यूकैरियोटिक। बच्चे जो होते हैं इसी बात में कंफ्यूज होते हैं कि क्या प्लांट सेल प्रोकैरियोटिक होती है। जी नहीं, प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक होती है। आप देखते हैं ना कि प्लांट जो है कंटिन्यू ग्रोथ करता है, लगातार वृद्धि करता है, वह मनुष्य से भी ज्यादा लंबे समय तक, लंबी अवधि तक जीवित रहता है। तो आप सोच के देखिए, यदि वो प्रोकैरियोटिक होगा तो क्या वो इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है? लगाइए दिमाग, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। दैट इज वाई जो प्लांट्स होते हैं वो यूकैरियोटिक ही होते हैं, न कि प्रोकैरियोटिक। ये जो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कुछ अल्प अवधि, कुछ सूक्ष्म अवधि के लिए ही जीवित रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई, दिमाग लगाइए ना आप। जब इसके पास में इतने सारे ऑर्गेनल्स ही एब्सेंट हैं, जब इसके पास में सरल प्रकार का संगठन है, आकार इतना छोटा है, तो इसको क्या जरूरत है ज्यादा लंबे समय तक जीने की? ठीक है, हमारे शरीर का आकार बड़ा है, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा काम हम करते हैं, तभी तो हम इतने लंबे वक्त तक जीवित रह पाते हैं। अब ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ वक्त तक जीवित रहते हैं, उसके बाद में ये इनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? इनके पास में इतनी लंबी जीवन अवधि ही नहीं है, इतना लंबा जीवन काल ही नहीं है जो इनको स्पेंड करना है, तो ये क्विकली जो है इनकी डेथ हो जाती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इनके पास में ये महत्वपूर्ण कोशिकांग ही उपस्थित नहीं है, जो कोशिकांग कहीं ना कहीं कोशिका के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, कोशिका को बनाए रखने के लिए
इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, कौन कौन से वो इनके अंदर स्पेसिएशंस हैं, क्या क्या इनकी वैरायटीज हैं, क्या क्या वेरिएशंस हैं, क्या क्या विभिन्नताएं हैं। बेसिकली आपने देख लिया, अच्छे से समझ लिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्लांट सेल कभी भी प्रोकैरियोटिक नहीं होगी, प्लांट सेल ऑलवेज यूकैरियोटिक, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे वक्त तक जीती है, तो यूकैरियोटिक होती है। कुछ और अंतर है, वो अंतर क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में हम वायरस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को मैं यही खत्म करती हूँ एंड आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया कोशिकाओं के प्रकार के बारे में वो आपने अच्छे से कैच किया होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कोशिकाओं के प्रकार में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोशिकाओं के प्रकार का अर्थ है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, जिसमें प्रो और यू का अर्थ है प्राचीन और आधुनिक। ठीक है, प्रिमिटिव एंड एडवांस। और कैरियोट का मतलब है कि जब आप बात कर रहे हैं केंद्र की रचना के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास को यही रोकते हैं और कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।